गाइस, अगर नेक्सस चैप्टर आज ही चाहिए तो लाइक्स 200 और कमेंट्स 50 कर देना। चैप्टर 116। आभा ने ही नहीं, केशव ने भी उस शख्स को देख लिया था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गेट पर खड़े हथियारबंद लोगों को हटाने के बाद ऊपर आते वक्त उन्हें कोई नहीं मिला था। केशव अलर्ट था, उसे ऊपर से किसी एम्बुश का डर था, इसलिए वो हर चीज पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसने किसी को देखा उसने फौरन अपनी गन तान दी। वो शख्स आवाज सुनते ही ठिठका, फिर फटाफट एक कमरे की ओर भागा। केशव ने गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया। वो आदमी गलियारे के आखिरी छोर पर मौजूद एक डार्क पर्पल लकड़ी के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। आभा को एंटीक चीजों, पेंटिंग्स, लकड़ी या ज्वेलरी का ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन एक नजर में ही वो समझ गई कि दरवाजा काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। उसकी गहरी लकड़ी, शानदार डिजाइन और मजबूत लुक देखकर लग रहा था कि ये आम दरवाजों से अलग है। इस फ्लोर पर बाकी सभी दरवाजे एक जैसे थे, लेकिन ये अलग था। यही जयदीप का कमरा था। मैं देखता हूँ। केशव आगे बढ़ा, लेकिन आभा ने उसे रोक लिया। जयदीप को हल्के में मत लो, लापरवाह मत बनो। केशव ने उसे एक आभार भरी नजर से देखा, पर वो वहां खड़े खड़े ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, किसी को तो अंदर जाना ही था। केशव आभा का सबसे भरोसेमंद आदमी था, तो जाहिर था कि ये काम उसी का था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, आभा ने खुद गन उठाई और दरवाजे पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। लकड़ी के दरवाजे में गोल गोल छेद हो गए। आभा को खुद पर ही थोड़ा सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसने बस टेस्ट करने के लिए फायर किया था, ये देखने के लिए कि दरवाजा कितना मजबूत है, लेकिन ये तो दिखने में महंगा था, अंदर से कमजोर निकला। उसने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और गोलियों के निशान वाले हिस्से पर दे मारा। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे में बड़ा सा छेद हो गया और कमरा दिखाई देने लगा। कमरा खाली था। केशव अपनी टीम को लेकर तेजी से अंदर घुसा। कोई विरोध नहीं हुआ। केशव ने फुर्ती से कमरे के अकेले बंदे को दबोच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी बिखरा हुआ, गंदे कपड़ों में था और लगातार माफी मांग रहा था। जयदीप कहाँ है? केशव ने सख्त लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ का नहीं हूँ। केशव ने उसके पेट में एक जोरदार किक मारी। झूठ मत बोल, अगर यहाँ के नहीं हो तो इस जगह में क्या कर रहे हो? मैं बस खाने की तलाश में था। आभा ने अब जाकर उसे ठीक से पहचाना। हालांकि उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और चेहरा इतना गंदा कि फीचर्स साफ नजर नहीं आ रहे थे, उसकी आवाज पहचान में आ रही थी। ये अनिरुद्ध का आदमी था, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम शायद जगदीश था। वो थोड़ा पिजंटो स्टाइल में चलता था। आभा को पहले से लग रहा था कि उसकी चाल जानी पहचानी लग रही है, और अब उसकी आवाज सुनकर कंफर्म हो गया। तू जयदीप को न पहचानता हो, लेकिन अनिरुद्ध को तो जानता होगा। वो कहाँ है? उनकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स की गिनती ज्यादा नहीं थी, और कोई भी कटारा कॉलोनी का निवासी उनके जाने पहचाने चेहरे पहचान सकता था, खास तौर पर वो जो हमेशा अनिरुद्ध के साथ मंडराते रहते थे। उनका नाम सोसाइटी के ग्रुप चैट में बहुत खराब था। लालची, चालाक और मौके पर चौका मारने वाले लोग। जब सर्वाइवल की जंग शुरू हुई तो ये सब अनिरुद्ध के पीछे पीछे चल पड़े और हर जगह दंगा फसाद मचाते रहे। यही वजह थी कि केशव इन्हें भूला नहीं था। ओह, तो तू है वो कमीना? केशव ने जगदीश के चेहरे पर एक और किक मारी। मैं तो समझा था तू और वो हरामी अनिरुद्ध जॉम्बीज का खाना बन गए हो, लेकिन तू तो यहाँ आराम से छुपा बैठा है। बड़ा ही टेढ़ी खोपड़ी वाला निकला तू। अनिरुद्ध और जयदीप कहाँ हैं? अगर नहीं बताया तो यही दिमाग उड़ा दूंगा। उसने बंदूक की नली जगदीश के सिर से सटा दी। सच में मुझे नहीं पता, मैं खुद उन्हें ढूंढने आया था। जगदीश डर के मारे कांपने लगा। आज हमारा यहाँ से निकलने का प्लान था, लेकिन जैसे ही तुम लोग आ गए, भाई अनिरुद्ध ने कहा कि वो जाकर देखेगा कि क्या चल रहा है। फिर वो वापस नहीं आया। मैं घबरा गया, इसलिए उसे ढूंढने आया। तू सोचता है कि मैं तेरी बकवास पर भरोसा कर लूंगा? केशव गुर्राया, फिर अचानक कुछ सोचने लगा। एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी। कोई डिटेल उसके दिमाग से छूट रही थी। क्योंकि इस कमरे में बम लगे हुए हैं, ये हमें अंदर खींचने के लिए यहाँ आया था। आभा ने फर्श से अज्जली फ्यूज उठाते हुए कहा। केशव को झटका लगा। यही बात उसे खटक रही थी। जगदीश ने बाकी कमरों में घुसने की बजाय सीधे इस कमरे में घुसने का फैसला किया था। साफ था कि यहाँ हमें अंदर फंसाने का जाल था। अगर यहाँ बम लगे हैं तो प्लान हमें उड़ाने का था। लेकिन अब तक विस्फोट क्यों नहीं हुआ? आभा ने फ्यूज को परखा और बोली, इतनी बड़ी प्लानिंग किसी ऐसे बेवकूफ के भरोसे छोड़ दी? जयदीप की हालत सच में खराब है। उसने फ्यूज को किनारे फेंक दिया और अपनी टीम को विस्फोटक निकालने का आदेश दिया। जयदीप ने बम यहाँ प्लांट किए थे, शायद आभा को खत्म करने के लिए। लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अनिरुद्ध की बात मान ली और खुद को बचाने के लिए प्लान ड्रॉप कर दिया। और उसने जगदीश को बलि का बकरा बना दिया। आभा को एक सवाल परेशान कर रहा था, आखिर ऐसी क्या लॉयल्टी थी कि जगदीश ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया? उसने उससे पूछा, अनिरुद्ध ने तुझे खुद को बचाने के लिए यहाँ मरने छोड़ दिया, तुझे उस पर गुस्सा नहीं आता? जगदीश कड़वी हंसी हंस पड़ा।
तुम जैसी औरत वफादारी की कीमत नहीं समझोगी। केशव ने गन के बट से उसके मुंह पर मारा। जबान संभाल। आभा शांत रही और मुस्कुराते हुए बोली, सच में मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा कौन सा एहसान था कि तू अपनी जान देने को तैयार है। मैं बेसहारा था, इस शहर में एक मजदूर। 2 साल पहले मैं तुम्हारी कॉलोनी के बाहर एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। लोग मुझे घूरते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अनिरुद्ध ही था जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरा इलाज करवाया और बाद में मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाई। क्या ये 3 मार्च था? 2 साल पहले? क्या वो गाड़ी सफेद एसयूवी थी जिसका नंबर लॉन्ग 87650 था? जगदीश सन्न रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन आभा सिर्फ मुस्कुरा दी। मैं समझ गई। अनिरुद्ध इतना नेकदिल नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? जगदीश ने आभा की टोन में छुपी तंज को पकड़ लिया और कुछ गड़बड़ महसूस कर पूछा। आभा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जिस औरत ने तुम्हें टक्कर मारी थी वो अनिरुद्ध की रखेल थी। हादसे के बाद उसने अपनी गाड़ी उस गैरेज में रिपेयर के लिए दी थी जहां मैं पार्ट टाइम काम करती थी। गाड़ी का पूरा पेंट रिपेंट करवाया और फिर उसे सस्ते में बेच दिया। अनिरुद्ध को उस वक्त आभा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आभा को मालूम था कि वो उनके सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करता था। बाद में उसे ये हादसे वाली बात त्रिशा से पता चली। एकदम सही कैमरा ब्लाइंड स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर मौके से भाग गया। चूंकि मरने वाला एक बेसहारा इंसान था तो किसी ने उसकी सुध नहीं ली। सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बंदा आया, उसने देखा कि वो आदमी अभी जिंदा था तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। ये नामुमकिन है। भाई अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो। जगदीश की जुबान ये कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में वो पुराना भरोसा नहीं था। भरोसा चिपचिपे चावल से बने कार्ड्स की तरह होता है, एक शक की चिंगारी और सब बिखर जाता है। उस वक्त जगदीश पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन अनिरुद्ध ने कहा कि वो किसी को पकड़ने के लिए अरेंज करेगा। फिर अचानक पता चला कि कैमरों में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और कोई क्लू नहीं मिला। जगदीश ने सोसाइटी में लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने कहा कि बिना पैसे कोई कुछ नहीं बताएगा। एक ऐसा लड़का जो अभी अभी शहर में आया था, जिसके पास नौकरी तक नहीं थी, वो पैसे देकर इन्फो कैसे खरीदता? फिर अनिरुद्ध ने उसे सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी, ये कहते हुए कि धीरे धीरे पैसे जमा करके सच्चाई जान सकता है। और इस तरह ये मामला वहीं दब गया। उसे लगा था कि वो अपनी बदकिस्मती को एक मौके में बदल चुका था। हादसा हुआ, लेकिन उसे नौकरी मिल गई। अनिरुद्ध के एहसान के नीचे उसने सब भुला दिया। लेकिन जब भी उसने उस हिडन डरन के बारे में दोबारा तहकीकात करने की कोशिश की, अनिरुद्ध ने उसे किसी न किसी बहाने रोक दिया। पहले उसे लगा था कि अनिरुद्ध उसका भला चाह रहा है, लेकिन अब आभा की बातों के बाद सब कुछ अलग दिखने लगा। चैप्टर 117। ओह शिट, जयदीप हम सबको अपने साथ मारने का प्लान बना रहा था क्या? इतने सारे विस्फोटक यहाँ दबे हुए हैं, अगर ये फट जाता तो पूरी मंजिल गिर जाती। बॉम्ब हटाने वाले लड़के सकते में थे, लेकिन राहत भी थी कि टाइम रहते सब संभल गया। जगदीश अपने ख्यालों से बाहर आया और उन लोगों को देखने लगा। तुम कह रहे हो कि ये पूरा फ्लोर उड़ सकता था? केशव ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, तू क्या सच में सोच रहा था कि वो तुझे वापस लेने आएंगे? किसी ने उससे वादा नहीं किया था कि वो वापस आएंगे, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि इस कमरे में एक सीक्रेट पैसेज है, बस फ्यूज जलाओ और वहां से भाग जाओ। लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाती तो पैसेज कहाँ से निकलता? और अगर वो फ्यूज जलाता तो क्या सच में भाग पाता? भरोसे का असली मतलब तभी समझ आता है जब कोई अपना ही तुम्हें धोखा दे देता है। तुम लोग लेटा गए। वो लोग अब तक भाग चुके होंगे। जगदीश की आवाज में अब सिर्फ हार और अफसोस था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहा था कि अगर मैं बच जाऊं तो अंधेरी में आ जाऊं। आभा ने केशव की तरफ देखा। केशव ने जगदीश के सिर से बंदूक हटाई और उसे पकड़ने वाले लोगों को इशारा किया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। तुम जा सकते हो। जगदीश को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि आभा उसे छोड़ देगी, और न ही बाकी लोगों को ये उम्मीद थी। आभा कोई रहमदिल नहीं थी। जगदीश बिना कुछ सोचे फौरन उठा, धूल झाड़ने का भी टाइम नहीं लिया और भाग गया। वो सच में दंग था कि उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसे ये मौका मिला तो वो बिना देखे पलटा और दौड़ पड़ा। आभा और केशव ऊपर की मंजिलों में कुछ अहम चीजें ढूंढने चले गए, जबकि बाकी लोग विस्फोटकों को नीचे ले जाने लगे। 8वीं मंजिल पर एक इंडोर पूल, बिलियर्ड्स रूम और एक कार्ड रूम था, सब कुछ मौजमस्ती के लिए। कोई खास चीज नहीं मिली। पूल सूखा हुआ था, लेकिन वहां कुछ फ्रोजन गॉट मीट पड़ा मिला। वो लोग नीचे लौटे तो देखा कि विस्फोटक भी पूरी तरह हटा दिए गए थे। आभा ऊपर देखने लगी तो देखा कि वेदांत सामने से आ रहा था। उसके हाथ में एक क्रॉसबो था। वो क्रॉसबो आभा के वाले जैसा नहीं था। वो जो वेदांत के पास था वो क्लासिक था, सबसे हाई क्वालिटी का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए। आभा ने उसकी तरफ देखा और फिर वहां देखा जहां से वो आया था। सामने एक 10 मंजिला बिल्डिंग थी,
जिसके नीचे के 3 फ्लोर बर्फ में दबे थे। कोई नाम या बोर्ड नहीं था, शायद कोई ऑफिस बिल्डिंग रही होगी। वेदांत वहां बिना वजह तो नहीं गया होगा। फिर उसे उस अज्जले फ्यूज की याद आई जो उन्होंने उस कमरे में देखा था। तब उसने सोचा था कि जगदीश की बेवकूफी की वजह से फ्यूज जल नहीं पाया। लेकिन अब जब वो सोचती है, क्या जयदीप, जो इतनी चालाकी से पूरा सेटअप कर सकता था, इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या जगदीश वाकई इतना बेवकूफ था कि वो फ्यूज जला ही नहीं पाया? नहीं, ये वेदांत ने किया था। दिल पत्थर के नहीं होते। आभा का जन्म दोबारा बदला लेने के लिए हुआ था, लेकिन कोई उसके लिए चुपचाप इतना करे तो उसका दिल कैसे न पिघले। अब सब सेफ है, चलो वापस चलते हैं। उसने वेदांत को एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान दी। वो जयदीप को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया था। ये भी कम बड़ी जीत नहीं थी। आभा, भाई वेदांत, तुम दोनों सही सलामत लौट आए। प्रतीक सोसाइटी के एंट्रेंस पर पहले से ही खड़ा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी आंखों में राहत और खुशी झलक उठी। आज सबने मेहनत की है, रात को मीट पार्टी होगी। मीट? पूरे मोहल्ले में जोश आ गया। आभा जिंदाबाद। आभा, आभा। जब से सर्वाइवल का ये दौर शुरू हुआ था, तब से ये जगह बस एक डर और खौफ का माहौल बन चुकी थी। लोग जिंदा रहने के लिए तरस रहे थे और हंसने की वजह तो मानो कहीं खो गई थी। लेकिन आज सिर्फ एक मीट पार्टी की वजह से पूरी जगह जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही साफ और बेपरवाह प्यार झलक रहा था। आभा मुस्कुराई उसके लिए, लेकिन तभी उसने कोने में दिशा को लड़खड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखा। आह! वेदांत, बचाओ मुझे! इतना कहते ही दिशा गिर पड़ी। जैसे ही उसके मुंह से पहला शब्द निकला, वेदांत ने पलट कर देखा। वो बस कुछ कदम की दूरी पर थी। अगर चाहता तो सेकंड्स में उसे पकड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने बस देखा कि दिशा ठंडे सख्त फर्श पर गिर रही है। उसके अचानक गिरने से चारों तरफ शोर थम गया। सबकी निगाहें आभा और वेदांत पर टिक गईं। सबको इस ट्रायंगल की कहानी के टुकड़े टुकड़े में पता थे और ज्यादातर लोगों की यही राय थी कि दिशा वो तीसरा इंसान थी जिसने आभा और वेदांत के बीच दखल दिया था। इस वजह से लोगों के मन में उसके लिए पहले से ही खास फीलिंग्स नहीं थी। ऊपर से वंदना ने किसी तरह सबको दिशा और वेदांत के पापा के रिश्ते के बारे में बता दिया था, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। खासकर लड़कियों को उसका ये स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले बाप से शादी और अब बेटे पर नजर। तो जब दिशा गिरी, तब कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बस आरुष की बहन ही आई। दिशा दी, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा क्यों बह रहा है? दिशा जख्मी थी, उसका हाथ कट गया था। लेकिन आभा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए बाकी भी चुप रहे। आरुष की बहन ने अपने भाई को देखा और बोली, भैया हेल्प कर दो ना, देखो ये कितनी चोट खा चुकी है। इतने लोगों के सामने आरुष ने उसे डांटा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। वो उसे कई बार समझा चुका था कि दिशा से दूर रहे, लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। केशव, 2 लोगों को बुला इसे अंदर ले जाने के लिए, आभा ने कहा। पर केशव को कुछ करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि 2 लड़के खुद ही आगे आए और दिशा को उठाकर बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 में ले गए। उन्होंने उसे चौथी मंजिल पर एक खाली कमरे में लिटा दिया। उसके हाथ में चाकू का गहरा कट था। बहुत खून बह चुका था, लेकिन जानलेवा चोट नहीं थी। अब तक वो फिर से होश में आ चुकी थी। ये चोट कैसे लगी? आभा ने पूछा। दिशा ने जवाब दिया, डकैतों ने हमला कर दिया था। वेदांत ने संदेह से उसकी तरफ देखा। वो लोग तो बंदूकों से लैस थे। वो पहले ही छुपकर कटारा एरिया में लौट चुका था और वहां की पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि वहां के लोग खुद से सब संभाल लेंगे, तभी वो आभा के पास आया था। जैसा कि आभा ने एक बार कहा था, वे हर बार खुद जाकर लड़ाई नहीं कर सकते थे। बाकी लोगों को भी एक न एक दिन खुद लड़ना सीखना ही था। और वो डकैत? आभा ने और पूछा। भाग गए। आभा ने उसे कुछ सेकंड्स तक घूरा, फिर वेदांत की ओर देखा। अगर मैंने इसे मार दिया तो तुम अपने सौतेली माँ के मरने का दुख नहीं मनाओगे, है ना? उसका लहजा हल्का था, लेकिन बातों में पक्की बेरहमी झलक रही थी। हालांकि उसका सवाल वेदांत के लिए था, फिर भी दिशा का दिल कांप गया। वो जानती थी कि आभा ये सच में कर सकती है। पर जो चीज उसे और ज्यादा झटका दे गई, वो था वेदांत का रिएक्शन। उसने बिना हिचकिचाहट पूछा, चाकू या बंदूक? दिशा ने हमेशा सोचा था कि भले ही वेदांत उसके लिए पहले जितना सॉफ्ट न हो, लेकिन वो उससे नफरत भी नहीं करता होगा। वेदांत वैसे भी ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता था। वो उन लड़कों में से नहीं था जो मीठी मीठी बातें करके किसी को पटाने की कोशिश करें। वो अलग था। अगर किसी को पसंद करता तो उसे पूरी तरह सोच समझकर अप्रोच करता। इसलिए दिशा को हमेशा लगता था कि अगर वो पहल करे तो शायद वेदांत फिर से उसके साथ पहले जैसा रिश्ता बना लेगा। चैप्टर 118। वेदांत की कही बातों ने दिशा को ऐसा महसूस करवाया जैसे वो उसे जानती ही नहीं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्त शौक दे दिया हो। वो उससे इतना बेरहम कैसे हो सकता था?
चाकू ही सही, आभा ने कहा चाकू निकालते हुए। चाकू ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एक झटके में मार देना तो बहुत बोरिंग है। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? दिशा ने गुस्से और नफरत से भरी आंखों से आभा को घूरा। वो कभी आभा को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वेदांत की उसके लिए फीलिंग्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। आभा ने उसे बदल दिया था और इसी वजह से दिशा अब अपनी मासूमियत की एक्टिंग नहीं कर सकती थी। उसे आभा से नफरत थी, इस लड़की से जो जाने कहां से आ गई थी। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी जब जलन और गुस्से में होती है तो डरावनी और वहशी दिखने लगती है, जैसे अभी दिशा दिख रही थी। उसे इस हालत में देखकर आभा को उल्टा सुकून मिला। कोई दुश्मनी नहीं, हमारी तो कई पुराने हिसाब किताब बाकी हैं। आभा ने फालतू बातों का दिखावा छोड़ते हुए सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। पहली बात, जब मैंने चेतन को शूट किया और वो भाग निकला तो तुमने उसे छिपाया, फिर मेरे ध्यान को भटकाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई ताकि वो कटारा इलाके से बचकर निकल सके। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन जब तुम्हें डर लगने लगा कि वो तुम्हारी पोल खोल देगा तो तुमने खुद उसे ढूंढकर गोली मार दी और मेरा शक सही साबित कर दिया। ये पहला हिसाब। दूसरा, तुम जानबूझकर जिया के करीब गई ताकि उसका और उसके भाई का झगड़ा बढ़े और मैं आरुष से किनारा कर लूं, जिससे मेरे और वे दोनों भाई बहनों के बीच दरार और गहरी हो जाए। ये दूसरा हिसाब। तीसरा, तुमने वेदांत के करीब आने की हर कोशिश की, बार बार उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये तीसरा हिसाब। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी लिमिट क्रॉस मत करना, तुम्हें लगा मैं मजाक कर रही थी। इतना कहते ही आभा ने चाकू उठाई और झटके से दिशा के हाथ पर वार किया। दिशा ने तेजी से साइड स्टेप लेकर खुद को बचा लिया। अभी कुछ मिनट पहले तक वो एक मासूम और कमजोर लड़की लग रही थी, अब वो एकदम अलग थी। उसकी हरकतें फुर्तीली और शातिर थी। तुम कमाल की औरत हो, मानना पड़ेगा, दिशा ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि तुम फाइट कर सकती हो, बल्कि ये है कि तुमने वेदांत का दिल जीत लिया है, उसे तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस पूरे इलाके पर कब्जा कर सकती थी? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी तुम उससे लड़ने आई हो। तुम उसकी बराबरी करने के काबिल भी हो। इसके बाद उसने वेदांत की तरफ मुड़कर कहा, तुम रॉय फैमिली के सबसे बड़े बेटा हो, तुमसे बचपन से ही बड़ी उम्मीदें रखी गई हैं। भले ही तुम अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में किसी बाहरी से बात न करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को कुछ हुआ तो क्या तुम अपने दादा की उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे? वेदांत की आंखें एकदम ठंडी और बेरहम हो गईं। उसने झटके से आगे बढ़कर दिशा की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दिशा पहले से तैयार थी। दोनों ने कुछ वार पलटवार किए, फिर दिशा गुर्राते हुए बोली, आज जो चॉइस तुमने की है उसका पछतावा तुम्हें बहुत जल्दी होगा। और फिर चौथी मंजिल की खिड़की तोड़कर नीचे कूद गई। आभा ने खिड़की की तरफ दौड़कर चिल्लाया, दिशा को पकड़ो। फिर वो भी छलांग लगा गई। वेदांत उसके ठीक पीछे था। दिशा बहुत तेज भाग रही थी, इतनी तेज कि गश्ती टीम उससे काफी पीछे छूट गई। आभा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो दिशा का एक नकाब उतार चुकी थी, अब उसे भागने नहीं दे सकती थी। उसी वक्त दिशा ने अपने कपड़ों के अंदर से बंदूक निकाली और बिना पीछे देखे आभा पर कई गोलियां चला दी। लेकिन आभा के सेंसेस तेज थे। जैसे ही दिशा ने बंदूक निकाली, आभा को समझ आ गया और उसने आसानी से गोलियों को चकमा दे दिया। लेकिन इस चकमे की वजह से दिशा और आगे निकल गई। अब वो इलाके की सरहद के करीब थी, लेकिन आभा को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कौन देख रहा था। उसने ऐसे झटका दिया जैसे बंदूक निकालने वाली हो और फिर अपने स्पेशल स्टोरेज से पिस्टल निकालकर दिशा पर फायर कर दिया। ठीक उसी वक्त कोई अचानक प्रकट हुआ और आभा की तरफ कोई चीज फेंकी। आभा को लगा कि ग्रेनेड है, तो उसने तुरंत खुद को लुढ़का लिया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। वो चीज जमीन पर घूमी, थोड़ी धुआं निकला और फिर एकदम बेकार हो गई। आभा खुद पर गुस्सा कर ही रही थी कि वो कैसे इस चाल में फंस गई। तभी हवा में से एक आवाज आई। एक तीर उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। आभा को पहले से पता था कि वेदांत की तीरंदाजी स्किल्स उसकी गन चलाने की काबिलियत जितनी ही घातक थी, वरना वो कभी भी एक बिल्डिंग को भेदकर जगदीश द्वारा जलाए गए फ्यूज को काट न पाता। फिर भी उसे खुद अपनी आंखों से देखना कुछ और ही था। सिर्फ आवाज से ही समझ आ गया कि उसने कितनी ताकत लगाई थी। वो तीर सीधा उस इंसान की पीठ में जाकर धंसा जिसने अभी अभी दिशा को भागने में मदद की थी। जो भी था, सॉलिड स्टैमिना रखता था। वेदांत का तीर लगने के बावजूद, हल्का सा लड़खड़ाने के बाद भी वो बंदा तीर शरीर में गड़ाए हुए ही कटारा नेबरहुड से भाग निकला। तुम्हारी प्यारी सौतेली मोम भी कमाल की चीज निकली। हाँ, आभा ने फ्रस्ट्रेशन में तंज कसते हुए कहा। वो मिलिट्री से है, वेदांत ने जवाब दिया। सोचा ही था, इतनी फुर्ती और खुद पे ये बेरहमी। साफ है कि उसने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। आभा को आर्मी वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन न्यूज में उसने इतना देखा सुना था कि वो लोग आम इंसानों से कहीं ज्यादा क्रूर ट्रेनिंग झेलते हैं और अपनी लिमिट से भी आगे जाने को मजबूर होते हैं। दिशा की बाजू का घाव भी पक्का उसी का किया हुआ था।
साधारण गुंडे उसे चाकू से काट पाते, मुश्किल। और जो काट सकता था वो कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता जो खतरनाक लगे लेकिन असल में इतना गंभीर ना हो। दिशा भाग गई। इस बात से आभा चिढ़ी हुई थी, पर अफसोस नहीं था। कम से कम दिशा को अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करके जख्मी हालत में भागना तो पड़ा। आभा। बाकी लोग आखिरकार हांफते हुए वहां पहुंचे। वो निकल गई। आभा ने नॉर्मल आवाज में कहा, बिना किसी को ब्लेम किए। जाओ, पूरे नेबरहुड को अच्छे से सर्च करो, देखो कोई गायब तो नहीं है। जो भी दिशा की मदद कर रहा था उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के साफ था कि वो लड़का था, पर वो इस एरिया का ही था या बाहर से आया था ये कंफर्म करना अभी बाकी था। 20वीं मंजिल तक पहुंचते ही वंदना सीढ़ियों से भागती हुई उनकी तरफ आई। आभा, दिशा काफी देर से गई है और अभी तक लौटी नहीं। मुझे उस औरत के इरादों पर डाउट हो रहा है। वो भाग गई। वंदना का चेहरा पूरी तरह से सन्न रह गया। तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया, अब जाकर थोड़ा आराम करो, आभा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वंदना हमेशा उसकी सुनती थी। जब आभा ने उसे गेट पर रोक के खड़े रहने को कहा था ताकि दिशा ऊपर ना आ सके, तो उसने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी। अगर उसे पता चलता कि दिशा असल में मिलिट्री ट्रेंड है, तेज, जानलेवा और बेझिझक मारने वाली, तो क्या उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस नहीं होती? इन दिनों वेदांत आभा के घर में ऐसे एंटर कर जाता था जैसे वो उसी का घर हो। कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो रहे, आभा ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसके लिए गर्म पानी में चाय की कुछ पत्तियां डाल दी। टॉप क्वालिटी टी लीव्स, जो उसने किसी के ऑफिस से जुगाड़ कर ली थी। वेदांत सोफे पर बैठने के बजाय वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें आभा की हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। जैसे ही आभा ने कप टेबल पर रखा, वेदांत झट से आगे बढ़ा और उसकी कमर में बाहें डाल दी। आभा का पूरा शरीर झटके से पीछे हट गया। वो पूरी तरह से अकड़ गई। आभा का ये रिएक्शन उसके पिछले जन्म की कड़वी यादों से जुड़ा हुआ था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी सफेद पड़ गया। वेदांत ने फौरन नोटिस कर लिया। क्या हुआ? उसने तुरंत उसे छोड़ते हुए पूछा। आभा ने अपनी आंखें बंद की, दिमाग में उठ रहे तूफान को जबरदस्ती शांत करते हुए खुद से कहा, ये वेदांत है, वही इंसान जिसने मेरी जान बचाई थी। कुछ नहीं, बस ज्यादा क्लोजनेस की आदत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। वेदांत ने एक कदम पीछे लिया और धीरे से बोला, सॉरी। कुछ सेकंड बाद उसने फिर पूछा, आभा, इसका मतलब ये समझूं कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? आभा ने नजरें उठाकर उसे देखा, जैसे वो उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाई हो। चैप्टर 119। तुमने दिशा से जो तीसरी बात कही थी, वेदांत ने उसे याद दिलाया। तुम्हें उसके मुझे पटाने की कोशिश से दिक्कत थी, मतलब तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सिर्फ तुम्हारा, ये शब्द आभा के सीने में अजीब सी हलचल पैदा कर गए। एक हल्की सी गुदगुदी जो न जाने क्यों उसे खुशी भी दे रही थी और डर भी। पिछली जिंदगी में उसने कभी वैभव से प्यार किया था। वो जानती थी कि किसी से लगाव रखना कैसा होता है, और जब वो लगाव गलत साबित हो जाए तो दर्द कितना असहनीय हो सकता है। इसीलिए जब उसे वेदांत की फीलिंग्स का अंदाजा था भी, उसने उसे हमेशा ठुकरा दिया था। वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज जब उसने वेदांत को सामने वाली बिल्डिंग से क्रॉसबो थामे निकलते देखा, तो उसकी पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए हिल गई। तभी तो उसने दिशा से वो बातें कह दी, आधे तो उसे जलाने के लिए, पर बाकी पूरी तरह से दिल से निकली थी। उसे सच में अब दिशा की वेदांत के पीछे पड़ी रहने की हरकतें खटकने लगी थी। वेदांत ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बस वहीं खड़ा रहा, उसे देखते हुए, जवाब के इंतजार में। वेदांत, आभा ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में देखा। मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूंगी नहीं, और न ही कोई समझौता करूंगी। और धोखा, वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर हम सिर्फ साथी या पड़ोसी होते और कभी झगड़ा हो जाता, तो शायद मैं जाने भी देती। लेकिन अगर हम कपल हैं, तो फिर ये इतना आसान नहीं रहेगा। भले ही वो वेदांत के साथ वैसा न करे जैसा उसने वैभव के साथ किया था, लेकिन अगर वो रास्ते अलग करते, तो उसे भी इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अगर दुश्मन बनते, तो खतरनाक साबित होते। वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम अलग होंगे, वेदांत ने ठोस लहजे में कहा। आभा ने उसकी आंखों में देखा। दोनों ने करीब 10 सेकंड तक एक दूसरे को बिना पलक झपकाए घूरा। फिर आभा ने सिर हिला दिया। ठीक है। वो डर के चलते अपनी जिंदगी अधूरी नहीं जीना चाहती थी। अगर उसका दिल पिघल रहा था, तो वो इसे मौका देने के लिए तैयार थी। जो लड़का उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता था, उस पर एक बार भरोसा करना तो बनता था। डिनर आभा ने बनाया, लेकिन खाया वेदांत के अपार्टमेंट में गया। खाने के बाद दोनों ने स्पैरिंग करने का प्लान किया। कपल बनने का ये मतलब नहीं था कि खुद को लूज छोड़ दें। इस खास मौके पर सेलिब्रेट करने के लिए वेदांत ने रेड वाइन की एक बोतल खोली। आभा को वाइन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो वेदांत को जानती थी। जो भी वो निकालता, वो खराब हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे डैड ने चोरी छिपे तुम्हें कोई वसीयत थमा दी थी क्या?
वेदांत की लाइफस्टाइल देखकर आभा को कभी नहीं लगा कि वो किसी और से कम था। इलेजिटिमेट किड्स का तो स्ट्रगल होता है ना। डैड नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ने, वेदांत ने साफ किया। आभा ने देखा था जब दिशा ने उसके दादा पर तंज कसा था तब वेदांत का एक्सप्रेशन एकदम कड़क हो गया था। साफ था कि उसके लिए वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। आभा ने इस टॉपिक में ज्यादा घुसने का इरादा नहीं किया। एपोकैलिप्स से पहले शायद उसे इस बारे में सोचना पड़ता कि फैमिली रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है। अब जब खुद उसकी फैमिली का कोई अतापता नहीं था तो वो बाकी सबके बारे में क्या ही सोचती। शायद यही वजह थी कि उसने कुछ पूछा नहीं। पर वेदांत फिर भी बोल पड़ा। मेरी माँ वही थी जिन्हें मेरे दादाजी ने मेरे डैड के लिए चुना था, लेकिन डैड को वो पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें ऑफिशियली अपनाया नहीं। इससे मेरे डैड और दादाजी के बीच भारी झगड़ा हो गया था। बाद में मेरी माँ खुद दादाजी के पास गई और कहा कि वो खुद ही इस रिश्ते से बाहर हो जाएंगी ताकि फैमिली ड्रामा न बढ़े। गिल्ट में आकर दादाजी ने अपनी सारी होल्डिंग्स मुझे ट्रांसफर कर दी। मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो एनुअल डिविडेंड्स आते थे वो काफी बड़े थे। मुझे रॉय फैमिली की किस्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर सका। आभा अभी उससे पूछने ही वाली थी कि उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, तभी आभा का फोन बज उठा। चैप्टर 120। यह केशव की कॉल थी। वो पूरे कॉम्प्लेक्स में मीट डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। आभा ने सोचा, क्या ज्यादा लोगों और कम मीट के चक्कर में कोई झगड़ा हो गया। उसने फोन उठाया। आभा, गड़बड़ हो गई। बहुत सारे लोग अचानक उल्टियां कर रहे हैं और झटके खा रहे हैं। जल्दी आकर देखो। मैं अभी आती हूँ। आभा जैसे ही 20वीं मंजिल से बाहर निकली, वेदांत उसके साथ था। सीढ़ियों पर ही उनकी मुलाकात सुभाष से हो गई। आभा, क्या किसी ने जहर मिला दिया है? जहर? अचानक उल्टियां और झटके आना, यही लक्षण होते हैं। आभा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये बर्फीला पानी है, ये जहरीला हो चुका है। पहले तो आभा को लगा कि शायद मीट में ही कुछ गड़बड़ होगी। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। हमारे एक साथी ने रात में नीचे जाकर बर्फ इकट्ठी की थी, उसे पिघलाकर खाना बनाया गया। आदत के मुताबिक उसने पहले चख लिया और तुरंत बेहोश हो गया। जब मैंने टेस्ट किया तो समझ आया कि पानी में जहर मिला हुआ है। इसका इलाज कर सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे जरूरी सामान और इक्विपमेंट चाहिए। मैं अरेंज कर दूंगी, लिस्ट दो। सुभाष ने लिस्ट दी और आभा ने केशव को कॉल करके सबको बर्फ का पानी न पीने की चेतावनी दी। तुम यहीं रहो और सबका ध्यान रखो, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, आभा बोली। वेदांत उसे रोकने वाला था, लेकिन उसकी आंखों में जो कोल्ड कॉन्फिडेंस दिखा, उसे देख वह चुप हो गया। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना, वेदांत ने कहा। आभा ने कार स्टार्ट की और निकल पड़ी। कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना आसान था, लेकिन लौटते वक्त ज़ोंबीज रास्ता रोककर खड़े थे। उनकी खून से भरी लाल आंखें कार की हेडलाइट्स में चमक रही थी। कुछ के दांतों पर मांस के टुकड़े अटके थे, जो उन्हें और डरावना बना रहे थे। लेकिन आभा अब तक ऐसे बहुत से ज़ोंबी देख चुकी थी। उसे ज़ोंबी से कम और इंसानों की हैवानियत से ज्यादा डर लगता था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधे ज़ोंबीज के झुंड में घुस गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ज़ोंबीज कार से बचने लगे। कुछ ने साइड से छलांग लगाई तो कुछ कार की छत पर चढ़ गए। ये इतनी जल्दी कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? आभा के दिमाग में सवाल आया। एक झटके में उसने ब्रेक मारे। ज़ोंबीज का झुंड कार से नीचे गिर पड़ा। उसने झटपट अपनी स्पेस स्टोरेज से 2 ग्रेनेड निकाले और खिड़की से बाहर फेंक दिए। बूम! ज़ोंबीज के चिथड़े उड़ गए। इस मौके का फायदा उठाकर आभा ने फिर से एक्सीलरेटर दबाया और उनके कटेफटे अंगों को कुचलते हुए निकल गई। रियरव्यू मिरर में उसने देखा कि कुछ ज़ोंबी अभी भी खड़े हो रहे थे, पर अभी रुककर उन्हें खत्म करने का वक्त नहीं था। कॉम्प्लेक्स पहुंचते ही उसने सामान अनलोड किया और गाड़ी वापस अपनी स्पेस स्टोरेज में रख ली। सुभाष और उसकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया और आधी रात तक एंटीडोट बना लिया। उस रात कोई नहीं सोया। सुबह पता चला कि कॉम्प्लेक्स का कोई भी आदमी गायब नहीं था। इसका मतलब जो दिशा को लेकर गया था वह अंदर का नहीं था। शायद वे लूटपाट करने वाले ग्रुप का कोई आदमी था। दिशा ने सच में जहर मिलाया था या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था। आभा को दोष उसी पर लगाना था। सुबह होने से पहले ही आभा सोने गई, लेकिन वो मुश्किल से सोई ही थी कि प्रतीक लौट आया। वह वेदांत के साथ था, लेकिन उसे कॉम्प्लेक्स के सपोर्ट के लिए वापस भेज दिया गया था। अब वह बाकी टीम के साथ अनाज लेने गया था, लेकिन सिर्फ आधा ट्रक अनाज ही लेकर लौटा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, सबके चेहरे पर चोट के निशान थे। वेदांत ने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रतीक ने सिर खुजलाया। हमारी भिड़ंत कुछ भगोड़ों से हो गई। उन्होंने अनाज पर कब्जा कर लिया था और हमें लेने नहीं दे रहे थे। हमने थोड़ा बहुत लड़ा और आखिर में उन्होंने हमें आधा ट्रक ले जाने दिया। भगोड़े? वेदांत की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, वे मिलिट्री जैकेट्स पहने थे। मुंबई में एक आर्मी यूनिट थी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंडर आती थी।
लेकिन जब से दुनिया खत्म हुई थी, आर्मी गायब थी। लोगों को बचाने का कोई नामो निशान नहीं था। कई लोग मान चुके थे कि सेना ने शहर छोड़ दिया था। प्रतीक ने भी यही सुना था। इसलिए जब उसने मिलिट्री कोट्स पहने लोगों को देखा तो मान लिया कि वे सेना छोड़कर भागे हुए लोग थे। वेदांत की नजर प्रतीक के कंधे पर लटकी बंदूक पर पड़ी। वे तुम लोगों की गन से नहीं डरे? उसने पूछा। प्रतीक ने सिर हिलाया। वो भी हथियार लेकर आए थे। ऐसी सिचुएशन में न दिखाना बेवकूफी होती। दोनों ग्रुप्स ने हथियार निकाल लिए थे, फिर भी सामने वालों ने उन्हें आधा ट्रक अनाज देकर जाने दिया। वजह? उन्होंने शायद प्रतीक की गन को पहचान लिया और पीछे हट गए। इस बंदूक में ऐसा क्या खास है? प्रतीक ने वेदांत से पूछा। उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब जब वेदांत ने खुद ही बंदूक का जिक्र छेड़ दिया तो ये कन्फर्म हो गया कि इसमें कुछ बड़ा खेल था। कोई पीछा कर रहा था? वेदांत ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। प्रतीक ने सिर हिलाया। आधे रास्ते में कुछ ज़ोंबीज मिल गए थे। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि कोई हमें ट्रैक कर रहा है। मैंने मौके का फायदा उठाया और उन ज़ोंबीज को पीछा करने वालों की तरफ मोड़ दिया। जब वो लोग ज़ोंबीज से निपटने में बिजी थे, हम वहां से फरार हो गए। फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने पूरा चक्कर काटकर सोसाइटी में एंट्री ली। कोई हमें ट्रैक नहीं कर पाया। यही वजह थी कि आभा को प्रतीक पर इतना भरोसा था। वो हमेशा सतर्क रहता था। सुना है दिशा ने सोसाइटी की बर्फ में जहर मिला दिया था। आभा ठीक है? वेदांत ने हल्का सा आईब्रो उठाया और प्रतीक को घूरा। वेदांत की उस ठंडी नजर से प्रतीक को एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। जल्दी से सफाई दी। आभा हमारी पूरी कम्युनिटी की रीढ़ है। हम सब उसके लिए टेंशन में थे। वो ठीक है, बस थक गई है। वेदांत का टोन अब भी नॉर्मल था। जो भी तुमसे उसके बारे में पूछ रहा था उन्हें बता दो, वो ठीक है और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं चलता हूँ। अनाज वहीं रखवा दिया है जहाँ हमेशा रखते हैं। वेयरहाउस कहने का मतलब था बिल्डिंग 5 की तीसरी मंजिल, जो बर्फ में दब चुकी थी। सोसाइटी से निकलने के बाद ही प्रतीक ने चैन की सांस ली। वो वेदांत के आगे कहीं नहीं टिकता। वेदांत की मौजूदगी इतनी इंटेंस थी कि किसी को भी नर्वस कर दे। बस एक नजर डालते ही प्रतीक के माथे पर पसीना आ गया था। वेदांत जब 20वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि सुभाष दरवाजे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। कुछ काम था? वेदांत ने पूछा। कुछ खास नहीं, सुभाष ने जवाब दिया। बस आभा से कुछ पूछना था। वो सो रही है, जब उठेगी तो बता दूंगा। सुभाष ने सिर हिलाया और चला गया। आभा लगभग दोपहर तक सोती रही। वेदांत पहले ही लंच रेडी कर चुका था। उसने उसे खाने के लिए बुलाया। सुबह के ब्रेकफास्ट के एक्सपीरियंस के बाद आभा को इस लंच पर थोड़ा शक था। उसने थाली को घूर कर देखा। मैं हर चीज में बेकार नहीं हूँ, 2-4 चीजें बनानी आती हैं, वेदांत ने कहा और कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। फिर उसने डिश का ढक्कन हटाया। 2 डिशेस थी जैसा कि उसने कहा था, लेकिन दोनों की में इंग्रेडिएंट्स वही थे। एक था आलू की भुजिया, दूसरा आलू की सब्जी। सिर्फ आलू की भुजिया में आलू थोड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए थे। ये आलू की भुजिया नहीं, आलू के टुकड़े हैं, आभा ने टोक दिया। दिखने में भले ही बढ़िया न लगे, टेस्ट अच्छा है, ट्राई करो, वेदांत ने डिश उसकी प्लेट में डालते हुए कहा। आभा झिझकी। उसे डर था कि कहीं फिर से अधपका न हो, पर जब उसने चखा तो हैरानी हुई। स्वाद काफी अच्छा था, बल्कि अजीब तरह से ये वैसा ही बना था जैसे वो खुद बनाती थी। चैप्टर 121। वेदांत ने चम्मच से थोड़े और शेजवान पोटैटो स्ट्रिप्स उठाए और आभा की प्लेट में डाल दिए। मैंने तुम्हारे बनाए हुए मीट को अच्छे से स्टडी किया था, वो बोला। शायद ये भी कुछ कुछ वैसा ही बना हो। आभा ने सिर हिलाया। तुम्हारी लर्निंग स्किल्स काफी इम्प्रेसिव हैं, वेदांत हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी कुछ कम नहीं हो। वैसे आज सुबह सुभाष तुमसे मिलने आया था, और हाँ, प्रतीक भी लौट आया, आधी गाड़ी अनाज लेकर, लेकिन वो घायल भी है। आभा को अंदाजा था कि सुभाष क्यों आया होगा, पर प्रतीक का घायल होकर आधी गाड़ी अनाज ले आना थोड़ा अजीब लग रहा था। हुआ क्या? वेदांत ने पूरी कहानी शॉर्ट में सुना दी। आभा ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा। वैसे अब तक तुमने बताया नहीं कि असल में करते क्या हो। पहले भी उसने पूछा था कि क्या वेदांत मिलिट्री में था, पर उसने मना कर दिया था। लेकिन वेदांत के वाइब्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डिसिप्लिन, सब कुछ किसी आर्मी मैन जैसा ही था। पहले वे बस अलायंस में थे तो उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट रखी थी, पर अब उसे जानना जरूरी था। वेदांत ने उसकी प्लेट में और खाना परोसा और कहा, पहले मिलिट्री में था, फिर एक स्पेशल मिशन की वजह से छोड़ दिया और विदेश चला गया। वहां एक प्राइवेट मर्सेनरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस बार एक मिशन के लिए लौटा था, लेकिन एपोक्लिप्स शुरू होने से 2 दिन पहले ऑर्डर आया कि मिशन कैंसिल हो गया है। आभा को पहले से ही ऐसा ही कुछ अंदेशा था। सोल्जर टर्न्ड मर्सेनरी, और एक तरह से मर्सेनरी और असैसिन में ज्यादा फर्क भी नहीं होता। तुम्हारे पास वो स्पेशल मेडिसिन कैसे आई?
आभा ने पूछा। वेदांत बोला, मेरा मिशन इसे डिस्ट्रॉय करना था। यह सुनकर आभा के होश उड़ गए। स्पेशल मेडिसिन को खत्म करना मतलब पूरा मुंबई ज़ॉम्बी सिटी बन जाता। सिर्फ मुंबई ही नहीं, शायद पूरा इंडिया तबाह हो जाता। वेदांत ने कहा, पहले खाना खा लो, बाकी बाद में डिटेल में बताऊंगा। आभा वैसे भी तेज खाने की हैबिटेड थी, पुरानी आदत जो पिछले जन्म से चली आ रही थी। खाने के दौरान वेदांत ने और बातें बताई, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म करता, कोई बीच में टपक पड़ा। आरुष की मॉम उसे ढूंढते हुए आ गई। 20वीं मंजिल के गेट के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। आभा जैसे ही वेदांत के घर से बाहर निकली, आरुष की माँ ने उसे देखा और तुरंत आयरन गेट पकड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। आभा बेटा, प्लीज हमारी जिया को माफ कर दो। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस छोटी बच्ची है, उसे समझ नहीं थी। दिशा ने उसे भड़काया, उसका इस्तेमाल किया। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आरुष ने कभी तुम्हारी जान बचाई थी, उसी एहसान के बदले बस एक बार हमारी जिया को माफ कर दो। आभा को ऐसे गिल्ट ट्रिप कराने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। हाँ, आरुष ने एक बार उसकी मदद की थी, पर वो लाइफ सेविंग मूव नहीं था, बस गुड गेस्चर था। अगर वो नहीं भी होता, तब भी आभा सेफ रहती। आरुष का फेवर उसने माना था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फैमिली उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिया ने किया क्या है, आभा बोली। मैंने पहले ही आरुष से क्लियर कर दिया था, और मुझे यकीन है कि वंदना ने भी आपको समझाया होगा कि जिया पर नजर रखिए। हाँ, समझाया था, आरुष की माँ बोली। पर वो छोटी बच्ची है, दुनिया की चालाकियां नहीं समझती। दिशा ने उसे बेवकूफ बनाया और अपने फायदे के लिए यूज किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आगे से मैं उसे संभाल लूंगी। वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। आभा ने उसे घूरते हुए पूछा, एग्जैक्टली उसने किया क्या? आरुष की माँ ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बुदबुदाई, उसने आरुष की गन चोरी कर ली और दिशा को दे दी। उनकी आवाज में गिल्ट था, जैसे उन्हें खुद भी पता था कि जिया की गलती कितनी भारी थी। उन्होंने आभा की ओर देखा, पर आभा के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, बस उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तभी अचानक आरुष की माँ घुटनों पर गिर पड़ी। आरुष, जिया की 2 उंगलियां काटने वाला है। प्लीज आभा, तुम बस एक शब्द कह दो तो वो रुक जाएगा। वो तुम्हारी बात मानता है। मैं तुम्हारे आगे माथा टेकती हूँ। साफ था, वो ये कहना चाह रही थी कि अगर आरुष जिया को सजा दे रहा है, तो उसकी वजह आभा ही है। आभा ने ठंडी नजरों से आरुष की माँ को देखा, जो लोहे के गेट के बाहर घुटनों पर गिरी हुई थी, बुरी तरह रो रही थी और लगातार सिर पटक रही थी। उसके मन में झुंझलाहट की लहर उठी। उसे सच में आरुष पसंद था, वह काबिल था। पर उसके घरवाले हद से ज्यादा ड्रामेबाज थे। शायद उन्हें लगने लगा था कि आभा उसे खास तरजीह देती है, उसे भरोसेमंद मानती है, और क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी, तो वे इस बात का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें लगा कि क्योंकि आरुष ने आभा की जान बचाई थी, इसलिए वह पूरी फैमिली की एहसानमंद हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कि जब दिशा सोसाइटी से भागी थी, तब उसने मुझ पर कई गोलियां चलाई थी? आभा ने पूछा। आरुष की माँ ने अपने आंसू पोंछे और हिचकते हुए सिर हिलाया। उसे उस दिन की बातें सुनी सुनाई थी, इसीलिए तो आरुष इतना गुस्से में था। पर गोलियां चली, फिर भी किसी को लगी तो नहीं, है ना? मैं कोई नरमदिल इंसान नहीं हूँ। तुम मेरा खाती पीती हो और मेरी ही पीठ पर छुरा घोंपकर मेरे दुश्मनों को सपोर्ट कर रही हो। इसे गद्दारी कहते हैं। नहीं, हमने कोई गद्दारी नहीं की। आरुष की माँ घबराकर सफाई देने लगी, पर लाख सोचने के बाद भी कोई ठोस बहाना नहीं मिला। आखिरकार वही पुराना तरीका अपनाया। गेट के बाहर घुटनों के बल बैठकर सिर पटकने लगी। आभा से जिया को छोड़ने की भीख मांगने लगी। 2 उंगलियां और एक जान, बताओ कौन सा ज्यादा कीमती है? आरुष की माँ दंग होकर आभा को देखने लगी। उसे आभा का इशारा समझ आ गया। वह जानती थी कि आरुष ने जिया की 2 उंगलियां कटवाने की जिद क्यों की, क्योंकि यह उसका बचाव करने का तरीका था। अगर फैसला आभा के हाथ में होता, तो मामला उंगलियों तक सीमित नहीं रहता। लेकिन इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा आरुष समझदार है और सही गलत की परख रखता है। जैसे ही आभा जाने लगी, आरुष की माँ ने अचानक कहा, अगर कीमत चुकानी ही है, तो क्या मैं जिया की जगह ले सकती हूँ? जो करना है करो, मुझे बस नतीजा चाहिए। इस पूरे वाकये ने आभा का मूड खराब कर दिया था। उसे आरुष के घरवाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब उसे यह सोचने की जरूरत थी कि क्या उसे आरुष को अपने साथ रखना भी चाहिए या नहीं। वह अपने करीबियों के लिए सख्त नहीं थी, पर उसकी यह रियायत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जो उसे 100% वफादार हों। इस बार उसने आरुष की वजह से मामले को हल्का रखा। लेकिन अगली बार अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो आरुष अपनी माँ या बहन को मार नहीं पाएगा, पर आभा उन्हें फिर से माफ नहीं करेगी। और अगर वह वाकई ऐसा करती है, तो क्या आरुष उससे दुश्मनी पाल लेगा? वह अपने आसपास कोई कमजोरी नहीं चाहती थी। ट्रेनिंग करनी है। वेदांत ने आभा को पानी का ग्लास पकड़ाया। चलो। आभा सीधा ऊपर की ओर बढ़ी।
लेकिन कोई नरमी नहीं दिखाना। वेदांत हल्का सा मुस्कुराया। वो तो मेरा स्टाइल ही नहीं है। दोनों ने सेकंड फ्लोर पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनिंग की। इस बार आभा का फोकस वेदांत को हराने पर नहीं था, बल्कि वह उसकी हर चाल को परख रही थी, अपनी कमजोरी और उसकी कमजोरियों का आकलन कर रही थी। और उसे काफी कुछ सीखने को मिला। वाकई, जब इंसान किसी चीज में बहुत ज्यादा उलझ जाता है तो वह छोटी लेकिन अहम चीजें देख ही नहीं पाता। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वेदांत ने एक गीला तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी जूडो और ताई ची की पकड़ मजबूत है, बस तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था। लेकिन आज तुमने सही किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर विरोधी की कमजोरी पर वार किया। हमेशा ताकत से ताकत भिड़ाना जरूरी नहीं होता। आभा ने अपने गले से पसीना पोंछा और वेदांत को घूरा। क्या तुम आरुष के लिए सिफारिश कर रहे हो? वेदांत ने सिर हिलाया। इस दुनिया में मैं सिर्फ एक इंसान की परवाह करता हूँ, और वो तुम हो। मेरा और आरुष का कोई रिश्ता नहीं अगर तुम बीच में नहीं होती। मैंने उसे स्नाइपिंग तुम्हारे लिए सिखाई थी। मैं बस नहीं चाहता कि यह सब तुम्हारे दिमाग पर भारी पड़े। चैप्टर 122। दिशा कुछ समय से जिया के टच में है। वो उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करना चाहती है। क्यों न तुम ही उसका गेम उसके ही खिलाफ खेल दो? आभा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। यही तो आइडिया उसे अभी अभी वेदांत के साथ ट्रेनिंग के बाद क्लिक हुआ था। और मजेदार बात, वेदांत ने भी यही सोचा था। वो हमेशा उसके दिमाग की परतें खोल देता था, उसे नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आभा ने ऊपर जाने का सोचा। घर में वो हमेशा अपनी हाईटेक, हल्की मगर गर्म रखने वाली थर्मल ड्रेस के ऊपर ट्रैकसूट पहनती थी। बाहर निकलने से पहले उसने एक ओवरसाइज्ड डाउन जैकेट पहन ली ताकि किसी की नजर न पड़े। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आई, उसने सीढ़ियों पर बैठे आरुष को देखा। उसके कदमों की आवाज सुनकर वो खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आभा को देखते ही सब शांत हो गया। आभा, आज से मैं वेदांत भाई से स्नाइपर ट्रेनिंग नहीं लूंगा। अब बस सोसाइटी की पेट्रोलिंग करूंगा। खून का रिश्ता आखिर रिश्ता ही होता है। वो अपनों के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता था, लेकिन आभा ने हमेशा उसकी मदद की थी। उसने भले कुछ न कहा हो, पर आरुष को समझ आ गया था कि अब वो उसके साथ रहने लायक नहीं है। ठीक है। आरुष ने होंठ भींचे, एक आखिरी बार उसे देखा, फिर चला गया। वो एक समझदार लड़का था, जिसे पता था कब ठहरना है और कब आगे बढ़ जाना है। आभा को उसकी यही समझदारी पसंद आई। आरुष के जाने के बाद वो 21वीं मंजिल पर पहुंची। 2102 वेदांत का था और 2101 में सुभाष और उसकी टीम रहती थी। एक 3 कमरे के फ्लैट में 7-8 लोग ठुंसे हुए थे, पूरा पैकअप। लेकिन ये सब वो लोग थे जिन्होंने मौत को धोखा देकर यहाँ तक जिंदा रहने का मुकाम पाया था। उनके लिए लग्जरी कोई मायने नहीं रखती थी। बस सिर पर छत और खाने को कुछ मिल जाए, यही काफी था। हमारा ठिकाना थोड़ा बिखरा बिखरा सा है और कंडीशंस भी टॉप क्लास नहीं है, सुभाष ने संकोच से कहा, आभा के लिए एक लकड़ी की स्टूल खींचते हुए। ये फ्लैट पहले प्रतीक का था और अब भी इसका वार्मटोन वाला नॉर्डिक डेकोर थोड़ा बहुत दिखता था। लेकिन ज्यादातर फर्नीचर या तो हटा लिया गया था या फिर आग जलाने के लिए जला दिया गया था। यहाँ तक कि सोफा भी नहीं बचा था। आभा जिस लकड़ी की स्टूल पर बैठी थी, वो भी सुभाष और उसकी टीम ने खुद बनाई थी। यहाँ न कोई जनरेटर था, न ही कोई इलेक्ट्रिक हीटर। ठंड इतनी थी कि सबने कई कई लेयर कपड़े पहन रखे थे। इस माहौल में आभा की जैकेट भी कुछ हल्की लग रही थी। उसे असल में ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जैकेट कसकर लपेट ली, थोड़ा ठिठुरने का नाटक करते हुए। बोलो डॉक्टर सुभाष, क्या जरूरत है? मैं ये पूछना चाहता था कि तुम्हारे पास अभी भी कोई दवा है या फिर इसके लिए रॉ मटेरियल, सुभाष ने कहा। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ पहले से ज्यादा तेजी से म्यूटेट कर रही हैं और ताकतवर होते जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई दवाई बना सकता हूँ जो इस वायरस को धीमा कर सके। और साथ ही मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या मैं उस खास एंटीडोट जैसी कोई मेडिसिन बना सकता हूँ। ज़ॉम्बीज़ को और खतरनाक बनने से रोकना जरूरी है, लेकिन लोगों को ज़ॉम्बी बनने से रोकना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही तो असली साइंटिस्ट का जुनून होता है, भले ही हालात बद से बदतर हो जाएं, उनका दिमाग सिर्फ खोज और इनोवेशन में लगा रहता है। हर बार जब आभा सुभाष और उसकी टीम को देखती थी तो उसे अपने मामा की याद आ जाती थी। वो अब तक जिंदा भी हैं या नहीं, उसे नहीं पता। रिस्पेक्ट अपनी जगह थी, लेकिन सतर्कता भी जरूरी थी। जो भी तुम्हें चाहिए वैसे ही एक लिस्ट बना दो जैसे पिछली बार बनाई थी, आभा ने कहा। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना लाने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर सुभाष ने अपना चश्मा एडजस्ट की और एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। फिर हल्की सांस लेते हुए बोले, अच्छा, मैं लिस्ट बना दूंगा। पता है ये सब ढूंढना मुश्किल होगा, तो टेंशन मत लेना। अगर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बस एक ख्वाहिश जैसी ही है। आजकल के हालात में ये सब जुटाना नामुमकिन है। आभा ने पूछा, वैसे डॉक्टर सुभाष, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो।
ये स्पेशल दवाई, क्या ये आपकी रिसर्च लैब ने बनाई थी? डॉक्टर सुभाष ने सिर हिलाया। नहीं, हम सिर्फ इसका प्रोडक्शन कर रहे थे। फिर फार्मा कंपनियों को बनाने देना ज्यादा सही नहीं होता? डॉक्टर सुभाष थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जब हम इसे बना रहे थे तब न्यूक्लियर रेडिएशन फैला भी नहीं था। ये दवा क्लासिफाइड थी, तो फार्मा कंपनियों की जरूरत नहीं थी। बाद में जब फ्लू का कहर टूटा तब कंपनियों ने इसे बनाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही दुनिया तबाह हो गई। आभा ने सिर हिलाया, समझ रही थी कि मामला कितना टेढ़ा है। थोड़ी देर बाद एक 20 से 22 साल का लड़का अंदर आया, हाथ में एक पर्ची थी। उसने वो डॉक्टर सुभाष को दी। सर, देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं? डॉक्टर सुभाष ने पर्ची पर एक नजर डाली और बोले, सब कुछ ठीक है। फिर वो पर्ची आभा को पकड़ा दी। आभा ने लिस्ट देखी, लेकिन समझ कुछ नहीं आया तो सीधा जेब में रख ली। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले डॉक्टर सुभाष ने अचानक पूछा, आभा, तुम्हारे घर में कोई आर्मी में था? आभा ने सिर हिलाया, नहीं। जैसे ही वो नीचे उतरी और बाहर निकली, डॉक्टर सुभाष ने पास खड़े लड़के से कहा, शायद तुमसे गलती हो गई है। डॉक्टर सुभाष की लिस्ट काफी लंबी थी। कुछ सामान तो आभा के सीक्रेट स्टोरेज में था, लेकिन बाकी उसे बाहर जाकर ढूंढना था। जयदीप की गद्दी पर कब्जा जमाने का असली मकसद भी यही था, बाहर जाने की तैयारी। अब जब जयदीप के अड्डे का सफाया हो चुका था तो आभा निश्चिंत होकर निकल सकती थी। पिछली बार जब प्रतीक और उसकी टीम राशन लाने गई थी तो किसी ने उन पर अटैक कर दिया था और वो बस आधा ट्रक अनाज ही ला पाए थे। आभा उन लोगों से दो दो हाथ करना चाहती थी जिन्होंने उसका माल दबा लिया था। वेदांत को शक था कि ये लोग मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा था तो आभा को वहां जरूर जाना था, शायद उसे दिशा के बारे में भी कुछ पता चल सकता था। इस बार आभा और वेदांत के साथ प्रतीक भी था, जबकि केशव को बेस पर छोड़ दिया गया। कटारा डिस्ट्रिक्ट से आउटर इलाके के फीड फैक्ट्री तक दो रास्ते थे, एक शांत, दूसरा जानलेवा। प्रतीक ने पहले वाले रास्ते से जाने की सलाह दी थी, लेकिन आभा ने जानबूझकर खतरनाक रास्ता चुना। उसका मकसद सिर्फ सामान लूटना नहीं था, उसे नए सर्वाइवर्स की भी तलाश थी। अगर वो लगातार बढ़ती ज़ोंबी आर्मी से लड़ना चाहते थे तो उनकी खुद की आर्मी भी बढ़नी चाहिए थी। किस्मत अच्छी थी, रास्ते में उन्हें दो ग्रुप मिले, कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग। सभी जान बचाकर भाग रहे थे। आभा ने उन्हें बचाया और सीधा प्रतीक के ट्रक में लोड कर दिया। वो और वेदांत कोयले से लदी एक बड़ी गाड़ी चला रहे थे। इस बार वो उस गोदाम को पूरी तरह खाली करने आए थे ताकि दोबारा यहाँ लौटने की नौबत न आए। पिछली बार जब प्रतीक यहाँ आया था तब ये लोग अंधेरे में छिपकर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने ट्रकों की आवाज सुनी वो सीधे बाहर आ गए। एक कतार में खड़े होकर उन्होंने बंदूकें सीधी आभा की टीम की गाड़ियों की ओर तान दी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वेदांत ने सोचा था। ये लोग पुराने मिलिट्री के आदमी थे। उनकी यूनिफॉर्म, उनके हथियार, उनकी चाल ढाल, हर चीज बता रही थी कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले चुके हैं। आभा ने गाड़ी रोकी और वेदांत के साथ नीचे उतरी। प्रतीक और बाकी लोग भी पीछे वाले ट्रक से कूदे, हाथों में बंदूकें, सामने खड़े लोगों की तरफ तनी हुई। अगर बात हथियारों की थी तो दोनों तरफ बराबरी थी। अगर बात स्किल्स की थी तो आभा और वेदांत किसी से कम नहीं थे। कॉन्फिडेंस तो बनता था। एक लंबा चौड़ा, घनी भौहों और गहरी आंखों वाला आदमी आगे बढ़ा। कैसे एड्रेस करें आपको, कॉमरेड्स? आभा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग कहते हैं कि फौजी बड़े सीधे होते हैं, लेकिन अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। बातें कुछ और, हरकतें कुछ और। यह खेल तो बढ़िया खेल रहे हो तुम। वो आदमी पहले वेदांत को देख रहा था, यही सोचकर कि ग्रुप का लीडर वही होगा, इसलिए उसी से बात कर रहा था। लेकिन पहली आवाज आभा की आई, वो भी सीधा ताना मारते हुए। आदमी कुछ कहता, इससे पहले ही उसके आदमियों ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्लिक के साथ बंदूकें लोड कर ली। प्रतीक और उसकी टीम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी आगे बढ़ गए। कुछ सेकंड तक माहौल तन गया। फिर उस आदमी ने इशारा किया, उसके लोग पीछे हटे और हथियार नीचे कर दिए। इसे देखकर आभा ने भी प्रतीक और बाकी लोगों को शांत रहने का संकेत दिया। अब वो आदमी गौर से आभा को देखने लगा। फिर पूछा, आपको कैसे एड्रेस करें, मैडम? आभा ने हाथ बांधते हुए कहा, नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताना नहीं चाहिए? उसके आदमियों में से एक चिढ़ गया, बहुत हो गया, ज्यादा मत उछलो। आभा की आंखों में ठंडा सा तेज आ गया। बिना कोई झिझक उसने बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली उस आदमी की टोपी के ऊपर से निकल गई, उसे हवा में उड़ा ले गई। अब माहौल और गर्म हो गया। दोनों तरफ बंदूकें उड़ चुकी थी, हर कोई गुस्से और टशन में भरा हुआ। फौजी जैकेट पहने लोग इस बात से भड़के हुए थे कि उन्होंने पहले ही कदम पीछे खींच लिया था, फिर भी आभा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वहीं प्रतीक और उसके लोग अब और भी मोटिवेटेड फील कर रहे थे। पिछली बार इन फौजियों ने उन्हें नीचा दिखाया था, लेकिन इस बार आभा के साथ होने से उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। सब बंदूकें नीचे रखो, वो घनी भौहों वाला आदमी गरजा। फिर उसने आभा की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम है प्रशांत। और आप?
आभा, किस यूनिट से हो? मिस आभा, प्रशांत ने सीधा सवाल किया। आभा के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। मैं तुम्हारी बिरादरी की नहीं हूँ। यह सुनकर प्रशांत की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। वो पहले से ही अंदाजा लगा रहा था, लेकिन आभा की गन हैंडलिंग देखकर उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जैसे वो उसके शक को भांप गई हो, आभा बोली, इतने हैरान मत हो। हर टैलेंटेड इंसान तुम्हारी फौज में ही नहीं पलता। मेरा मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है। हूँ, सही बात। प्रशांत ने आभा के पीछे खड़े ट्रकों पर नजर डाली और बोला, तो तुम इस पूरे वेयरहाउस को खाली करने आई हो? बिल्कुल। वो टोपी वाला आदमी, जिसे अभी अभी आभा ने निशाना बनाया था, चिढ़कर बोला, ये इलाका हमारा है। तुम ऐसे ही उठाकर सब ले जाओगी क्या? पिछली बार आधा ट्रक अनाज दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। अगर हमें पहले पता होता कि तुम लोग फौजी नहीं हो, तो वो भी न देते। आभा की आंखों में ठंडा तन चमका। मजेदार बात है। मैं भी यही कह सकती हूँ कि ये इलाका मेरा है। तू? राकेश। प्रशांत की कड़क आवाज गूंजी। टोपी वाला आदमी तुरंत चुप हो गया। प्रशांत ने एक नजर आभा की ओर डाली और कहा, यहाँ का एक अनाज गोदाम पहले ही खाली हो चुका है। वो भी तुमने किया था, है ना? हाँ। प्रशांत ने सिर हिलाया और बोला, इतना अनाज तुम्हारे ग्रुप के लिए काफी है। ज्यादा लालच दिखाना हमेशा सही नहीं होता। शुरुआत से ही प्रशांत की बातें शांत और शालीन लहजे में थी, यहाँ तक कि जब आभा ने उसे ताना मारा था, तब भी। लेकिन इस बार वो शालीनता के पीछे एक सीधा अल्टीमेटम छुपा हुआ था। तुम लोग मुश्किल से दर्जन भर हो, फिर भी इतनी सारी अनाज की रखवाली कर रहे हो। लगता है तुम्हारी भूख मुझसे भी बड़ी है। आभा ने प्रशांत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ सामने खड़े लोगों को देख रहे हो, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें भी खाना चाहिए ना? ये फीड फैक्ट्री हमारे बॉस की थी। पहले भी तुम्हें आधे ट्रक का अनाज दिया, अब क्या सीधा लूट ही लोगे? तो इसका पहले से कोई मालिक था। पिछली जिंदगी में आभा की मुलाकात प्रशांत और उसकी टीम से नहीं हुई थी। वह तो इसी फीड फैक्ट्री के स्टॉक से अपनी टीम को मजबूत करती रही थी। सीधा हथियार लेना भी कोई गलत ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसे अभी प्रशांत से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो फिलहाल उसे नाराज करना ठीक नहीं था। तभी अचानक बर्फ के नीचे से एक आदमी घबराया हुआ निकला और चिल्लाने लगा, मुसीबत! लाशें जाग रही है। वो जॉम्बी बन रही हैं। अनाज के गोदाम तो पहले से बर्फ के नीचे दबे थे, साथ ही फैक्ट्री के बाकी हिस्से भी। पहले आभा और प्रतीक ने सिर्फ अनाज वाले हिस्से पर ध्यान दिया था, बाकी बिल्डिंग्स पर कोई फोकस नहीं किया था। लेकिन अब जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो देखा कि कई जगह गड्ढे खुदे हुए थे। यानी कुछ लोग वहां रह रहे थे। जो आदमी अभी बर्फ से बाहर निकला था, वो कोई सैनिक नहीं था, बस एक आम आदमी था। और फिर कुछ और लोग नीचे से भागते हुए बाहर निकले और चिल्लाने लगे, ज़ॉम्बी आ गए। प्रशांत आभा से उलझने के मूड में नहीं था, वह फौरन उन गड्ढों की ओर भागा। लेकिन जब तक वो नीचे जाकर देख पाता, ज़ॉम्बी खुद ही बाहर घुस आए। आखिरी में भाग रहे लोग, किसी का पैर खींच लिया गया, किसी का हाथ, और देखते ही देखते उन्हें चीरकर खा लिया गया। चीख पुकार, दर्द से कराहते लोग, चारों तरफ उड़ते खून और कटेफटे अंग। प्रशांत और उसकी टीम ने तुरंत अपनी गन उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गोलियां उन ज़ॉम्बी पर वैसे ही असर कर रही थी जैसे किसी स्पंज पर, बिल्कुल बेअसर। जिन्हें अभी अभी नोच कर मार दिया गया था, वो कुछ ही मिनटों में उठकर फिर से जिंदा हो गए। जो अधूरे थे, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, वो भी इंसानों से तेज भाग रहे थे और पूरी पागलपन के साथ लोगों पर झपट रहे थे। ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ती जा रही थी। इतने कम समय में सभी को खत्म कर पाना नामुमकिन था। आभा और वेदांत भी तुरंत एक्शन में आ गए। सिर्फ सिर और दिल पर मारो, फालतू में गोलियां मत बर्बाद करो, आभा ने प्रशांत को चेताया। प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस अपनी टीम को ऑर्डर पास कर दिया। उसकी टीम के निशानेबाज बेहद सटीक थे। जब पता चल गया कि कहाँ निशाना लगाना है, तो कोई गोली बर्बाद नहीं हुई। दोनों टीमें मिलकर लड़ी और थोड़ी ही देर में बाहर आए सारे ज़ॉम्बी ढेर कर दिए। बर्फ की सफेद चादर अब लाशों से पटी हुई थी। प्रशांत ने अपनी गर्दन तक लिपटी स्कार्फ खींचकर उतारी, उसका पूरा चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसके मजबूत और युवा चेहरे पर दुख की गहरी परछाई थी। ये ज़ॉम्बी, ये वही लोग थे जिन्हें उसने रास्ते में बचाया था। और अब थोड़ी ही समय बाद वो सब मारे जा चुके थे। फिर से तुम? एक अचानक आई आवाज ने प्रशांत को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा। एक आदमी डर से कांपता हुआ सीधा आभा की ओर इशारा कर रहा था। आभा ने उसे तुरंत पहचान लिया, वही गंदा मैला आदमी जो टेक पार्क में उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था, किसी अजीब से ट्रिक के साथ। जहां वो डर और गुस्से से कांप रहा था, आभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। क्या हुआ? स्टोरेज रूम में छुप छुप कर जीने से बोर हो गए थे। स्टोरेज रूम का नाम सुनते ही उस आदमी ने आभा को घूर कर देखा। अगर आभा ने वो हाईटेक फैब्रिक नहीं छीना होता जो उसने दीवारों पर चिपकाया था, तो क्या वो इतनी बुरी हालत में होता? कम से कम उसके पास ठंड से बचने का कोई तो तरीका होता।
अगर वो दिमाग तेज और भागने में फुर्तीला नहीं होता तो अब तक सड़क पर बिखरी लाशों का हिस्सा बन चुका होता। वो आदमी प्रशांत के पास आया और धीमे से बोला, भाई, इस लड़की की खूबसूरती के झांसे में मत आना। ये असल में डकैत है, संभल कर रहना। खूबसूरती? प्रशांत ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। उनकी दुनिया में लोगों को उनकी स्किल्स से आंका जाता था, न कि लुक से। लेकिन अब जब उसने गौर किया तो आभा सच में एक दमदार पर्सनालिटी वाली लड़की थी, खूबसूरत और खतरनाक। लेकिन प्रशांत के लिए ये मायने नहीं रखता था। जो चीज उसके दिमाग में अटक गई थी वो थी आभा की गन स्किल्स और फाइटिंग स्टाइल। उसे लगा था कि ये बस बढ़िया शूटर है, लेकिन इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जबरदस्त थी। जो भी हुआ उसके लिए थैंक्स। प्रशांत ने हल्की संजीदगी के साथ कहा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तुम एक फुल ट्रक और एक तिहाई ट्रेलर अनाज ले जा सकती हो। जितना देख रही हो मेरे भी लोग हैं, हमें भी जिंदा रहना है। सब कुछ दे देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्पेशल एंटीवायरल ड्रग नहीं है तो तुम्हारे लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। ऐसे में ये अनाज संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं। प्रशांत ने आभा को घूरा लेकिन चुप रहा। बात भले ही कड़वी थी लेकिन सच थी। प्रशांत ने आभा के शब्दों में छुपे क्लू को पकड़ लिया। तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारे पास वो दवा है? ये तो सबको पता था कि वो दवा इंसानों को ज़ोंबी बनने से रोक सकती थी, मगर दिक्कत ये थी कि किसी ने असल में उसे देखा नहीं था। इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। हाँ, मेरे पास है, आभा ने सीधा जवाब दिया। उसके इस छोटे से जवाब ने प्रशांत और उसकी टीम को झकझोर दिया। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी अभी मौत के मुंह से निकले थे, ये सिर्फ शौक नहीं था, ये उम्मीद थी। एक भूले भटके जहाज को अचानक किसी अनजान टापू का किनारा दिखने जैसा। मगर किनारा दिखने से वहां पहुंचा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उम्मीद दिखने का मतलब ये नहीं था कि उसे हासिल भी कर लिया जाएगा। लेकिन जो अभी अभी मरने से बचे थे वो किसी भी तरह उम्मीद से चिपके रहना चाहते थे। दीदी, हमें बचा लो, हमें ज़ोंबी नहीं बनना, किसी ने आभा के सामने घुटनों पर बैठते हुए रोते हुए कहा। एक ने घुटने टेके, फिर दूसरा। कुछ ही सेकंड में पूरी भीड़ उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। सॉरी, मैं कोई संत नहीं हूँ, हर किसी को नहीं बचा सकती। कुछ लोग इस बात का मतलब नहीं समझे। उन्होंने बस इतना सुना कि वो उन्हें बचाने नहीं वाली और उनकी उम्मीद टूट गई। वे बस खाली नजरों से उसे देखते रहे। लेकिन जो फटाफट समझ गए उन्होंने बिना देर किए कहा, बोलो, आपको क्या चाहिए? जो भी मुमकिन होगा हम करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस वेयरहाउस का सारा अनाज अपनी ट्रक में भरवाना है तो? बस इतना, किसी ने पूछा। बस इतना। राकेश, जिसकी नाक ठंड से लाल हो रही थी, कुछ बोलने ही वाला था कि प्रशांत ने उसे एक तीखी नजर से चुप करा दिया। कुछ सेकंड पहले जो एहसानमंदी थी वो अब हवा हो गई थी। कुछ लोगों ने जब सुना कि बस अनाज शिफ्ट करना है और बदले में उन्हें दवा मिलेगी तो फौरन खड़े हो गए और बाकी लोगों को भी उकसाने लगे, बचने का एक ही चांस है, चलो अनाज उठाते हैं और ट्रक में डालते हैं। कई लोग उनके साथ खड़े हो गए, तैयारी करने लगे। लेकिन कुछ अब भी बर्फ पर घुटनों के बल बैठे थे, कंफ्यूज। प्रशांत और उसकी टीम ने इन्हें बचाया था। इतने वक्त से उन्होंने इनकी देखभाल की थी, बीमार होने पर अपनी दवाएं दी थी। और ये तो बात की बात थी कि प्रशांत उन्हें अनाज शिफ्ट करने भी देगा या नहीं। अगर उन्होंने आभा के लिए पूरा वेयरहाउस खाली कर दिया तो फिर प्रशांत और उसके लोग कैसे जिंदा रहेंगे? चैप्टर 124। बचे हुए लोग दो ग्रुप्स में बंट गए। कुछ खड़े होकर अनाज उठाने को तैयार थे, जबकि बाकी अब भी बर्फ में घुटनों के बल बैठे थे। भाई, एक आदमी आगे आया और प्रशांत को पुकारा। फौजी होने के नाते उन्होंने हमेशा जनता पहले वाली सोच अपनाई थी। जब से सर्वाइवल मोड ऑन हुआ था उन्होंने अपनी जरूरतें कम कर दी थी, खुद को तकलीफ दी थी और जाने कितने भाई खो दिए थे बस इसलिए कि दूसरों को बचा सकें। अब उनकी टीम में बस गिनती के लोग बचे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बचाए गए लोगों को ही अपना राशन चुराकर भागते देखा, जब उन्हीं को जिन्हें उन्होंने ज़ॉम्बीज़ से बचाया था खुद उन्हीं पर हमला करते देखा, तो उनके यकीन की नींव हिल गई। क्या ये लोग वाकई बचाने लायक थे? लेकिन प्रशांत हमेशा कहता था, एक बार फौजी बने तो हमेशा जनता की सेवा करनी होगी। उन्हें बाकी किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन प्रशांत पर था। और अब फिर से धोखा मिल रहा था। हाँ, जिंदा रहने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन इंसान कहलाने के लिए थोड़ा बहुत सही गलत का सेंस तो होना चाहिए ना। वे लोग निराश थे, लेकिन उनसे ज्यादा दुख तो प्रशांत के लिए हो रहा था, क्योंकि जिस बंदे ने ग्रुप लीड करके अनाज उठाने की पहल की थी उसे बचाने के लिए प्रशांत ने खुद को ज़ॉम्बी के सामने झोंक दिया था और बाल बाल बचा था। भाई, हम इन्हें सारा अनाज नहीं लेने दे सकते, राकेश भड़क गया। आभा और उसके ग्रुप को घूरते हुए अब और चुप नहीं रहा जा सकता था। अगर ये सब उठा ले गए तो हम क्या करेंगे? ये लोग अच्छे नहीं हैं, हम पर कोई एहसान नहीं है इनका। अगर लड़ाई की नौबत आती है तो आए, कम से कम बेवजह तो नहीं मरेंगे। सही कह रहे हो भाई, अब इनकी कोई इज्जत नहीं बची। देखते हैं कौन हाथ लगाता है अनाज पर,
एक सिपाही आगे आया और उन लोगों पर बंदूक तान दी जो अनाज उठाने वाले थे। हम लोगों ने तुम फौजियों का पेट भरा और तुम हम पर ही बंदूक तान रहे हो। भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का आदमी चीख पड़ा। उसकी रीढ़ झुकी हुई थी, उम्र 50 से ऊपर की लग रही थी। मैं तो समझता था कि तुम लोग अच्छे हो, लेकिन असल में तुम सब भेड़ की खाल में भेड़िए हो। फौजियों का काम जनता की सेवा करना होता है और तुम हमें ही खाने से रोक रहे हो। जरा भी शर्म बाकी है या नहीं? तुम्हारी ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था? एक शब्द और निकाला तो राकेश ने गुस्से में उसका इशारा किया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। राकेश अभी मुश्किल से 20-22 का होगा। उसकी आंखें लंबी और शार्प थीं। लेकिन जब उसने घूरा तो आंखें दोगुनी बड़ी लगने लगीं। बस दिक्कत ये थी कि उसकी बेबी फेस वाली शक्ल उसे ज्यादा डरावना नहीं बनने दे रही थी। वो बुजुर्ग आदमी टस से मस नहीं हुआ। मैं तुझे तमीज सिखा रहा हूँ, उसने तंज कसा। तेरे माँ बाप और अफसर नहीं है जो तुझे सिखाएं, तो मुझे ही सिखाना पड़ेगा कि एक असली फौजी कैसे होता है। जनता? अब प्रशांत ने बोलना शुरू किया। तुम खुद को जनता कहने के लायक भी हो। अगर मैं जनता नहीं तो तुम फौजी कहलाने लायक हो क्या? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया। हम सब जानते हैं कि तुम लोग भागे हुए सिपाही हो। भगोड़े और गद्दार में कोई फर्क नहीं होता। पुराने जमाने में होते तो तुम सबको गोली मार दी जाती। जुबान संभाल कर बात कर, राकेश गुस्से से चीखा और बंदूक उठा ली। एक और उल्टी सीधी बात निकाली तो यहीं उड़ा दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, प्रशांत ने उसे रोक लिया। वो उस आदमी की तरफ मुड़ा। जाना है तो जाओ, लेकिन अनाज? एक दाना भी लेकर नहीं जाओगे। जैसे ही प्रशांत ने ये कहा, उसके सारे सिपाही सतर्क हो गए और बंदूकें उठा ली। उन लोगों पर तान दी जो अनाज उठाने वाले थे, क्योंकि प्रशांत की नरमी को उन्होंने उसकी कमजोरी समझने की भूल कर ली थी। हर किसी की एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो सबसे शांत बंदा भी रिएक्ट करेगा। प्रशांत के लिए उसकी लिमिट थी उसका विश्वास और उसकी इज्जत। बहुत लोग होते हैं जो बस कमजोर को दबाने और ताकतवर से डरने की फितरत रखते हैं। उन्हें लगा था कि आभा उनके सपोर्ट में है जब उसने उन्हें राशन उठाने को कहा था। इसीलिए जब वे प्रशांत और उसकी टीम से बात कर रहे थे तो जरा भी लिहाज नहीं किया, बस दिखाने के लिए कि वे पूरी तरह आभा के साथ हैं। लेकिन अब प्रशांत ने एक कदम भी पीछे हटने से मना कर दिया। बस इतनी ही देर में वो सब आभा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। असल में दिक्कत यह नहीं थी कि वे राशन उठाना नहीं चाहते थे, बल्कि यह थी कि उनके पास बंदूक वाले लोगों से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। आभा ने उनकी तरफ देखा, होंठों पर हल्की सी ठंडी हंसी थी। तुम लोगों ने सच में मेरी सोच से भी नीचे गिरकर दिखाया। अपने ही मददगार को इतनी आसानी से धोखा दे दिया। मैंने तुम्हें दवाई दी, यानी मैं भी तुम्हारी मददगार हूँ। तो बताओ, अगर कल तुम्हें किसी और की मदद चाहिए होगी तब भी ऐसे ही पलट जाओगे? उन लोगों को लगा था कि आभा का असली टारगेट राशन है, यानी वह प्रशांत की दुश्मन है। लेकिन अब उसके बोलने के अंदाज से तो लग रहा था कि वह उन्हें ही जज कर रही थी। जो आदमी कुछ मिनट पहले राकेश को ज्ञान पेल रहा था, उसने हकलाते हुए कहा, पर तुमने ही तो कहा था कि सारा राशन तुम्हारी गाड़ी में डालना है। हाँ, मैंने कहा था राशन उठाने के लिए, आभा ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, पर मैंने यह नहीं कहा था कि तुम अपने ही मददगार से ऐसी घटिया हरकतें करो। उस बंदे को तभी समझ आया कि उसके साथ गेम हो गया। राशन उठाने का मतलब था कि उन्हें प्रशांत की टीम से सीधा टकराव लेना होगा, यानी दोनों टीमें दुश्मन बन जाएंगी। अब जब वे आभा का भरोसा जीतने के लिए प्रशांत से पूरी तरह कट गए, तभी उसने अपना स्टैंड ही बदल लिया। तुमने हमें उल्लू बना दिया। मैंने सिर्फ अपनी डिमांड रखी थी, आभा ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुमने सबसे गिरी हुई और गंदी हरकत चुनी। और मुझे सबसे ज्यादा नफरत दोमुंहे और धोखेबाज लोगों से है। जो लोग अभी अभी प्रशांत को धोखा देकर उछल रहे थे, अब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो आभा को मार तक देना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। प्रशांत को अब की चाल समझ आ गई थी। आभा शुरू से ही एटीट्यूड में थी, इतनी ज्यादा कि लोग अनकंफर्टेबल महसूस करें। लेकिन साथ ही वह स्मार्ट थी और बिना वक्त गवाए सही फैसले लेने वाली। राकेश और उसकी टीम के लिए यह सेटिस्फैक्शन वाली बात थी कि जो लोग कुछ मिनट पहले उन्हें धोखा दे रहे थे, वही अब साइड लाइन कर दिए गए थे। उनकी नजरों में आभा की इज्जत बढ़ गई थी। लेकिन यह भी सिर्फ 3 सेकंड तक ही चला, क्योंकि इसके बाद वो फिर से वहीं पहुंच गए जहां पहले थे। कैप्टन प्रशांत, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की है, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी कद्र नहीं करनी चाहिए? आभा ने सीधे बोल दिया। प्रशांत ने बिना झिझके कहा, अगर तुम सारे के सारे राशन की बात कर रही हो तो वो नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे लिए ज़ोंबीज मारे, तुम्हारी टीम के गद्दारों को एक्सपोज किया, और अब मैं तुम्हें आखिरी स्पेशल एंटीवायरल दवा भी दे रही हूँ। यह सब तुम्हारे पूरे राशन के बदले काफी नहीं है। आभा बस अंदाजा लगा रही थी। उसे लग रहा था कि प्रशांत और उसकी टीम ने यह दवा पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। अगर उन्होंने यह इस्तेमाल नहीं किया था तो इसका मतलब था कि वे हमेशा रिस्क पर थे कि किसी भी पल वे खुद ज़ोंबी बन सकते हैं। 1 सेकेंड में साथी और अगले ही पल गले पर दांत गड़ाने वाला ज़ोंबी।
अपने ही लोगों को इस तरह बदलते देखना और कुछ भी न कर पाना, यह एक्सपीरियंस किसी के लिए भी बुरा होगा। तो हाँ, यह सौदा वाकई बहुत बड़ा था। लेकिन अगर वे अपना पूरा राशन दे देते तो फिर जिंदा कैसे रहते? ज़ोंबी न भी बने तो भूख से मर जाते, और अगर भूख से बचना चाहते तो उन्हें लूटपाट करनी पड़ती, जो उनके लिए भी आसान नहीं था। आभा का पहला मकसद था इस जगह का पूरा राशन उठा ले जाना। लेकिन अब उसके दिमाग में एक और प्लान आ गया था। उसे प्रशांत और उसकी टीम को भी अपने साथ कटारा कम्युनिटी ले जाना था। चाहे वे सिर्फ 10-12 लोग ही क्यों न हो, उनकी कॉम्बैट स्किल उसकी पूरी कम्युनिटी के गार्ड्स पर भारी पड़ती थी। वह चाहती थी कि ये लोग उसकी टीम का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से लाने के लिए समझाना मुश्किल होगा। इसलिए उसे थोड़ा धमकी और लालच दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। चैप्टर 125। तुम अच्छे लीडर हो, आभा फिर बोली। अगर तुम अपनी टीम को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को इज्जत से जीने का मौका मिलेगा। प्रशांत ने आभा को देखा। कंफ्यूजन की जगह अब शौक ने ले ली, लेकिन वो भी बस एक पल के लिए। उसे यकीन था कि आभा के पास वो काबिलियत है जो वो कह रही थी, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता था। कैप्टन प्रशांत, मुझे लगता है कि इसकी बात में दम है। इनके साथ जाना इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं है। टेक एक्सपर्ट, जिससे आभा ने हाईटेक फैब्रिक छीना था, शुरुआत से ही प्रशांत और उसकी टीम के पीछे खड़ा था। जब आभा ने स्पेशल एंटीडोट की बात की तब भी उसने घुटने टेककर भीख नहीं मांगी और न ही आभा की शर्त सुनते ही प्रशांत के खिलाफ गया। अब उसने थोड़ा और करीब आकर धीमे से कहा, ये लड़की चालाक है, लेकिन कम से कम उसकी चालाकी खुलकर दिखती है। वो उन लोगों से बेहतर है जो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं और सही मौके पर धोखा दे जाते हैं। इसके साथ रहेंगे तो एंटीडोट भी मिलेगा और भूखे भी नहीं मरेंगे। फिलहाल के लिए ये क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी, और अगर कभी जाना चाहें तो हमारी स्किल्स के दम पर निकल नहीं सकते क्या? प्रशांत भी समझ रहा था कि आभा का ऑफर उनके लिए फायदेमंद है। जो कुछ वे खो रहे थे वो बस इस वेयरहाउस का खाना था। लेकिन सच तो ये था कि अगर आज आभा इसे न भी ले जाती तो ये लोग इसे कब तक बचा पाते, इसका कोई भरोसा नहीं था। असल दिक्कत ये थी कि अगर वे आभा के साथ चले गए तो इसका मतलब था कि उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए, और ये बात उसे अंदर से खटक रही थी। ये बस एक टेम्पररी अरेंजमेंट है कैप्टन प्रशांत। तुम्हारे लोग अब भी तुम्हारी ही सुनेंगे। बस उसके एरिया में जाने से हम उसके आदमी नहीं बन जाएंगे। उधर ये सब बातचीत चल रही थी और इधर आभा सब नोटिस कर रही थी। प्रतीक को टेंशन थी कि अगर ये लोग एंटीडोट लेकर पलट गए तो, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन सकता था। ये आम सर्वाइवर्स नहीं थे, बल्कि अच्छे खासे ट्रेंड फाइटर्स थे। अगर इन पर कंट्रोल नहीं रहा तो ये बड़ी मुसीबत बन सकते थे। आभा, तुम इन्हें सच में हमारे साथ ले जाने वाली हो? आभा ने सिर हिलाया। अगर ये हमारी टीम में आ गए तो हमें हर बार सरप्राइज अटैक का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने धोखा दिया तो? आभा ने प्रशांत की तरफ देखा और कहा, नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग वो थे जो तबाही के इस दौर में भी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभा रहे थे। आभा को उन पर भरोसा था। और मान लो अगर उसने गलत अंदाजा लगा लिया तो उसके पास वेदांत अभी भी था। आभा ने प्रतीक की तरफ देखा। बेशक ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई धोखा दे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इनसे सीखो, इनकी स्किल्स अपनाओ और खुद को मजबूत बनाओ। प्रतीक ने सिर हिलाया। डिफेंसिव रहना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। असली सेफ्टी तभी थी जब वे खुद इतने स्ट्रांग बन जाते कि किसी भी खतरे का सामना कर सकें। प्रशांत की टीम में फुसफुसाहट जारी थी। असल में टेक एक्सपर्ट ही उसे कन्विंस कर रहा था। आखिरकार प्रशांत झुक गया। वो अपने साथियों को ज़ॉम्बी बनते नहीं देख सकता था। डील पक्की होते ही प्रशांत ने अपने लोगों को कहा कि प्रतीक की टीम के साथ मिलकर राशन उठाने में मदद करें। मिस आभा, एक और रिक्वेस्ट थी। बोलो। आभा को पहले से अंदाजा था कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन वो चाहती थी कि वो खुद बोले। प्रशांत ने उन लोगों की तरफ देखा जो अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन आभा की बात नहीं मानी थी। मुझे नहीं पता आपके पास कितनी दवा है, लेकिन क्या आप इन्हें भी बचा सकती हो? ठीक है। ये सुनते ही उन लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। आभा और प्रशांत के सामने सिर झुका दिया। और वहीं जिन्होंने पहले प्रशांत के साथ गद्दारी की थी, अब उन्हें एहसास हुआ कि दोनों तरफ से उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। वे लोग भी घुटनों के बल गिरकर आभा और प्रशांत से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगे। आभा ने न तो हाँ कहा न ना, बल्कि वो प्रशांत की तरफ देखी। इन्हें पहले तुमने ही बचाया था, अब तुम ही बताओ क्या करना है। वो मिडिल एज बंदा जो थोड़ी देर पहले राकेश और प्रशांत को उपदेश झाड़ रहा था, फौरन खुद को कई थप्पड़ जड़ने लगा। खुद को सर से पैर तक कोसने लगा। मुझे माफ कर दो प्रशांत भाई, मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं, मैं जानवर से भी गया बीता हूँ। मैंने बस अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे एहसान को भुला दिया। मैं गलत था, बहुत गलत। एक मौका दे दो, मैं पूरी जिंदगी गुलाम बनकर तुम्हारा कर्ज उतारूंगा।
प्रशांत ने उन लोगों पर एक नजर डाली और कहा, कुछ राशन दे दो इन्हें, अब आगे इनका नसीब। आभा ने हल्की सी स्माइल दी, मगर ठंडी, तुम अब भी ज्यादा नरम दिल हो। फीड फैक्ट्री में स्टॉक उम्मीद से ज्यादा निकला। सिर्फ मक्का ही नहीं, वहां गेहूं और दूसरी दालें भी थी। एक कोने में तो जमी हुई मीट भी मिली। पिछली जिंदगी में तो आभा को ये मिला ही नहीं था। उसे लगा था कि यहाँ बस एनिमल फीड बनता है, लेकिन असल में यहाँ पेट फूड, सॉसेज और कुछ और चीजों की भी प्रोडक्शन होती थी। प्रशांत को टीम में जोड़ना सही मूव था, वरना ये मीट तो उसके हाथ ही नहीं आता। मीट के अलावा भी काफी सारी एनिमल कैंड फूड और सॉसेज के बॉक्स थे, जो आभा ने सीधा ट्रक में लोड करवा दिए। शुक्र था कि ट्रक काफी बड़ा था, नहीं तो आधा सामान छूट ही जाता। अब 2 ट्रकों में लोग और राशन लादकर वो लोग कटारा कम्युनिटी की तरफ निकल पड़े। आते वक्त आभा ने घनी आबादी वाला रास्ता लिया था, जहां उसने कुछ लोगों की जान भी बचाई थी। लेकिन लौटते वक्त इतनी भारी लूट के साथ उसने खाली और कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता चुना। रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज़ से सामना हुआ, लेकिन कोई बड़ा झंझट नहीं हुआ। जब तक वे कटारा कम्युनिटी पहुंचे, रात हो चुकी थी। सब थके हुए थे, लेकिन ट्रकों में भरा राशन देखकर जोश से भर गए और फटाफट उतरवाने में लग गए। प्रशांत ने कम्युनिटी की हालत देखी और यकीन नहीं कर पाया कि ये वही दुनिया है जहां सर्वाइवल के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। यहाँ लोग कम थे, लेकिन हर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आभा, आज पेट्रोलिंग के दौरान 2 जिंदा खरगोश पकड़े हैं, चाहिए क्या? कुकू के साथ खेलेंगे? एक सांवले से बंदे ने हंसते हुए पूछा। हाँ, कल दे जाना, आभा ने जवाब दिया। आभा, आप आ गई। माँ ने मक्के की रोटी बनाई थी, बोली आपको देकर आऊं। राशन उतारने के बीच एक लड़का हंसते हुए बोला, माँ को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। गेट से लेकर बिल्डिंग नंबर 5 तक हर कोई आभा को देखकर मुस्कुराता, सलाम करता। बुजुर्ग हो या नौजवान, हर किसी के मुंह से बस एक ही नाम, आभा। और उनके चेहरे देखकर साफ था कि ये रिस्पेक्ट दिखावा नहीं थी, असली थी। प्रशांत दूर से आभा को देखता रहा, मन में कई सवाल और ढेर सारा सम्मान लिए। आभा ने प्रतीक को बुलाया और कहा कि प्रशांत और उसके ग्रुप को बिल्डिंग 5, यूनिट 2 में सेटल कर दे। जो लोग प्रशांत ने बचाए थे और जो आभा ने रास्ते में बचाए थे, उन्हें अलग अलग इमारतों में बांट दिया गया। फिर वो और वेदांत बिल्डिंग 5, यूनिट 1 में लौट गए। सीढ़ियों पर उन्हें वंदना मिली, जो आरुष के घर से बाहर आ रही थी। चेहरा बुझा हुआ था। आभा ने पहले ही उसे आरुष परिवार पर नजर रखने को कहा था, खासकर जिया और उसकी माँ पर। वो अपने ग्रुप में किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहती थी। बिना आभा के पूछे वंदना खुद ही बोल पड़ी, आरुष की माँ की हालत बहुत खराब है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं दवाई दी भी है या नहीं, और कब तक सरवाइव करेगी। आरुष चाहता था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, तो की माँ ने सच में जिया के लिए बलि दे दी। आभा ने मन में सोचा,